अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि आप लोगों ने लास्ट लेसन बहुत अच्छे से जो है पढ़ा होगा, बुक से उसको लर्न किया होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बेटा हमने आज यूनिट स्टार्ट करते हैं जो कि है आर यूनिट 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, सबसे पहले जो इसका हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ से हम क्या ले सकते हैं कि हम इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे। सोचें और कमेंट करें आप लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोगों को इस यूनिट में क्या, बुक से देखे बगैर बताइएगा कि हम लोग इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे। सो इफ़ यू हैव थॉट एंड कमेंटेड डाउन, तो अब हम लोग, मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग इस यूनिट में टेक्नोलॉजी के बारे में ऑफ कोर्स पढ़ेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को ईजियर बनाया हुआ है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ जो है इजी हो गई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हम जो है पढ़ेंगे, सबसे बेसिक चीज़ वाटर के बारे में कि वाटर को हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन का क्या मतलब है? वाटर कंजर्वेशन का मतलब है कि हम वाटर को वेस्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पानी हम यूज़ करते हैं उसको केयरफुली यूज़ करें ताकि किसी भी तरह का जो वेस्टेज है उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू केयरफुली यूज़ वाटर इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी वेस्टेज। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अर्थ में जो है कितना पानी है। हम कहते हैं द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन्स एटलीस्ट 70% ऑफ वाटर। ठीक है, 30% लैंड है। तो अगर 70% वाटर है अर्थ में, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि जी वाटर जो है वो वेस्ट होने से बचाएं, वाटर जो है वो कम है, पानी की किल्लत हो रही है, ये क्यों कहा जाता है? बिकॉज अगर आप दूसरे ग्राफ पे चले जाएं, ये वर्ल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एक पाया सा चार्ट, एक चार्ट है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अगर आप लोग देखें, ये 70% वाटर की बात हो रही है। जो अर्थ की सरफेस में 70% वाटर है, उसमें 98% जो वाटर है वो सिर्फ सॉल्ट वाटर है। ठीक है, और सिर्फ 2% ऐसा वाटर है जो कि पीने के काबिल है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, सॉल्ट वाटर समुद्र का पानी है जो कि हम लोग पी नहीं सकते हैं। ठीक है, और 2% फ्रेश वाटर है। इस 2% को आगे जब डिवाइड किया गया है तो देखें आप लोग कि इसमें इस 2% में जो है 87% आइस है। मीन्स वो जगह है जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। ठीक है, 87% आइस है उस 2% का। ठीक है, और उसमें से जो 12% है वो ग्राउंड वाटर है और 1% जो है रिवर्स हैं और लेक्स हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि वाटर को वेस्ट होने से बचाएं। वाटर की किल्लत हो रही है क्योंकि देखिए फ्रेश वाटर कितना है हमारे पास, सिर्फ 2% है, और उसमें से भी 2% आइस है, 87% आइस है, और ग्राउंड वाटर कितना है, सिर्फ 12% और 1%। ठीक है, तो यही पानी जो 12% और 1% है यही यूज़ किया जाता है पीने के लिए, अपने डेली की रूटीन्स को में यूज़ करने के लिए, डेली की रूटीन्स में वाटर यूज़ करने के लिए। इसलिए अगर वो पानी नहीं होगा आपके पास तो ज़ाहिर बात है ऑफ कोर्स आपको मुश्किलात पेश आएंगी। ठीक है, हम पानी किस लिए यूज़ करते हैं? हम पानी जो है मैक्सिमम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, नहाने के लिए, क्लीनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम कहते हैं कि जी इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है। तो क्या इंडस्ट्रीज़ और वाटर को इस चीज़ को पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2% फ्रेश वाटर है? तो अगर नहीं पता तो उनको पता होना चाहिए ताकि वो वेस्टेज जो है, जो पानी की ज़्यादा करते हैं वो ना करें। खैर, जो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है इट डिमांड्स वाटर ऑफ कोर्स। अगर वाटर नहीं होगा तो बच्चे पानी कैसे पिएंगे? आप लोगों को जो 2 मिनट बाद प्यास लग जाती है, आप लोग क्लास में से उठ के जाते हैं कि मैम पानी पीने जाना है, तो वो प्यास की रिक्वायरमेंट्स आप लोगों की कैसे पूरी होंगी? सो दे आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर वर्ल्ड वाटर स्कार्सिटी इज़ ऑलरेडी अ चैलेंज। ठीक है, हमारे कौन से एरियाज़ हैं? सिंध का जो मैक्सिमम एरिया है वहाँ पे पानी की कितनी, हम लोग सुन रहे होते हैं कि वहाँ पे एक
घूंट भी पानी का नहीं मिलता, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, उनको साफ़ पानी नहीं मिल रहा होता है, तो वो दूर दूर तक ट्रैवल करके जाते हैं ताकि वहाँ से पानी जो है मटकों में, बकेट्स में और पता नहीं किस किस चीज़ों में भर के लेके आते हैं, स्टोर करते हैं ताकि उनकी वाटर की नीड्स को पूरा किया जा सके। ठीक है। अब अगर आप लोग ये देखें फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड स्कार्सिटी, ये जो है वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस, इन सब लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसको नज़र में रखते हुए ये नीचे जो है फैक्ट्स लिखे गए थे कि वाटर स्कार्सिटी कितनी ज़्यादा कॉमन हो गई और कितना ज़्यादा पानी का वेस्टेज हो रहा है, कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 300 मिलियन लोग हैं जिनको जो है पानी प्रोवाइड किया जा रहा है बाय डीसैलिनेशन प्लांट्स, जो पानी को साफ़ करते हैं। ये 300 मिलियन लोगों को जो है पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर आप लोग देखें तो 48% डैम्स हैं जिसके अंदर जिनमें से पानी यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। 70% जो है पानी कहाँ पे लग रहा है, मैक्सिमम पानी जो है वर्ल्ड में वो एग्रीकल्चर में लग रहा है। 70% वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में लगाया जाता है ताकि आप लोगों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये प्रोवाइड किए जा सके। 30% जो है वाटर वेस्ट किया जाता है बाय वर्ल्ड्स वाटर पाइपलाइंस। ये जो है वेस्टेज वगैरह, क्योंकि इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इन सब में जो है वाटर का वेस्टेज तो हो ही रहा है ना। इवन घरों में भी, डोमेस्टिक में भी आप लोग जब नहा रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वाटर का वेस्टेज है वो। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जी 90% जो हमारे डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे साइक्लोन हो गया, फ्लड्स आ गए, इसके अलावा पानी में जो तूफ़ान सा आता है, उसको आई आई डोंट रिमेंबर उसका क्या नाम होता है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मेरे माइंड में आएगा तो आई लेट यू नो। ये जो सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं दे आर कॉज्ड बाय वाटर, 90% जो होते हैं। तो ऑफ कोर्स वो भी पानी क्या हो रहा है, जाके वेस्ट ही हो रहा है। ठीक है। 2.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है वाटर का, उनको दूर दूर एरियाज़ में जाना पड़ता है ताकि वो अपने वाटर की नीड्स को पूरा कर सकें। सो जस्ट चेक द नंबर के डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो 300 मिलियन पीपल को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 2.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है वाटर का। वो उनको ऑफ कोर्स ऐसे एरियाज़ में जाना पड़ता है जहाँ जहाँ पे पानी उनको मिल जाए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इन 30% से भी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा वर्ल्ड वाटर की कंजप्शन में आज से लेके 2050 तक। मतलब साल 2050 आने तक 30% और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि लोगों को और ज़्यादा पानी की जो है ज़रूरत होगी, और ज़्यादा पानी की नीड, पानी की कंजप्शन जो है और ज़्यादा हो जाएगी। So these are the few figures, these are the few facts that you need to know. You have to learn these facts, numbers. ये numbers जो हैं आप लोगों को याद होने चाहिए कि 300 मिलियन पीपल हैं, 48% डैम्स हैं, 70% पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है, 30% जो है वेस्ट हो रहा है, 90% नेचुरल डिज़ास्टर्स में होता है, पानी यूज़ होता है, 2.1 बिलियन जो है लोगों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है पानी का, और 30% जो है वाटर कंजप्शन इंक्रीज़ हो जाएगी फ्रॉम नाउ टू 2050। ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं सारे बेटा जी आप लोगों ने याद रखने हैं। इवन वाटर अर्थ की सरफेस में कितना है, 70% है, उस 70% में से 98% सॉल्ट वाटर है, 2% फ्रेश वाटर है, और उस 2% में से आगे 87% आइस है, 12% ग्राउंड वाटर है, और रेन और रिवर और लेक्स कितने हैं, ओनली 1% है। तो ये फिगर्स जो है आपको नंबर्स की फॉर्म में याद होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लोगों को क्लियर रहे चीज़ें, आप लोगों को नंबर्स याद रहें, ताकि इनकेस आपके पास ऑब्जेक्टिव में, MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आता है तो यू वुड नो, आप लोगों को याद हो। बुक से जाके इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा, ज़रूर रीड कीजिएगा, ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट अगर रह गया है तो बुक की रीडिंग के थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
So now we are going to move towards our new topic, which is make a model for drip and sprinkler irrigation सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब ये स्प्रिंकलर और ड्रिप क्या होते हैं? अगर आप लोगों ने कभी रात में या सुबह में ही ये जो बड़े बड़े मैदान वगैरह होते हैं यहाँ पे जाके देखा हो, यहाँ पे ना ऐसे छोटे से फवारे टाइप लगे हुए होते हैं। ठीक है, जो ऐसे घूम रहे होते हैं और उनमें से वाटर जो है ना वो स्प्रिंकल हो रहा होता है। ठीक है, दे दीज आर स्प्रिंकलर्स एंड इनको ड्रिप्स भी कहते हैं। ठीक है, कुछ ड्रिप्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं या बड़े बड़े मैदान होते हैं जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स या ड्रिप्स जो है लगा दी जाती हैं। और जो है दीज आर वेरी कन्वीनियंट होती हैं और इजीली जो है ये रूट्स तक जो है प्लांट्स की पहुंच सकती हैं। बिकॉज़ इसमें क्या होता है ना, आप जाते हैं बाहर, प्लांट को पानी दे के आ जाते हैं। अब पानी क्या होता है, ऊपर वहाँ पे मिट्टी के ऊपर ही तैर रहा होता है। ठीक है, उसमें जितना पानी उस टाइम पे प्लांट को चाहिए होता है उतना वो ले लेता है, उसके रूट्स ले लेता है, अपना फूड बनाते हैं। फिर जब चाहिए होता है फिर ले लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एवोपरेशन इज़ ऑल्सो अकरिंग। तो सन निकलेगा, ऑफ कोर्स वाटर जो है वो एवोपरेट होकर क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। जो हमने पानी प्लांट के लिए दिया होगा वो आधे से ज़्यादा जो है एवोपरेशन में वेस्ट हो जाता है। बिकॉज जितना प्लांट को उस टाइम पे चाहिए होता है हम उससे ज़्यादा उसको दे देते हैं। तो ये ड्रिप और स्प्रिंकलर से क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है उस टाइम में जो है प्लांट के रूट्स में जा रहा होता है। स्प्रिंकलर्स तो मैंने आपको बता दिया, ये फव्वारे से होते हैं जो ऐसे राउंड राउंड सर्कल में घूम रहे होते हैं। साथ में पानी जो है पूरे उसके अंदर, एरिया के अंदर जितना एरिया उसका कवर करने का होता है उसके अंदर दे रहे होते हैं। ड्रिप जो होती है ये एक पाइप नुमा चीज़ होती है। ये क्रॉप्स के अंदर जो है बिल्कुल ऐसे सीधी लिटा दी जाती हैं। ठीक है, जैसे सॉरी, ये जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, आप अपनी ड्रिप देख लें, कभी आप लोगों ने किसी को ड्रिप लगते हुए देखी होगी। ठीक है, उस ड्रिप में जिस तरह का पाइप होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का थिन सा जो है पाइप होता है। वो जो है ऐसे लंबी लंबी पैरेलल जो है वो क्रॉप्स में लगा दिया जाता है और प्लांट्स में लगा दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो वो है पानी उसमें जा रहा होता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी जितना जितना चाहिए उतना वो प्लांट को मिलता जाता है और पानी जो है वेस्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये पानी की वेस्टेज को रोकता है एटलीस्ट मैक्सिमम। ठीक है, और ये कितना एटलीस्ट रिड्यूस करता है वाटर की यूजेज को 30 से 70% रिड्यूस करता है। क्योंकि पानी जो है कम अमाउंट में मिल रहा है और जितना पानी प्लांट को चाहिए उतना ही उस टाइम पे उसको दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वाटर की वेस्टेज को रिड्यूस कर देता है। इवन वाटर भी कम यूज़ होता है और प्लांट को पानी प्लांट की नीड भी पूरी हो जाती है और वाटर भी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग देख सकते हैं फिगर 11.3 अपनी बुक्स पे और 11.4। ये अगर आप लोग जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि ड्रिप और स्प्रिंकलर्स जो है किस तरह के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देखें फिगर 11.5 और 11.6, इसमें जो है डिफरेंट तरह के मॉडल्स बने हुए हैं ड्रिप के और स्प्रिंकलर के। तो इस तरह के स्प्रिंकलर्स इंशाल्लाह हम लोग जो है बनाएंगे वंस योर स्कूल रीओपन्स। तो हम लोग जो है ये प्रोजेक्ट जो है ये बनाएंगे इंशाल्लाह। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है फिर आप अपने घरों में भी रख के अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं। इवन वो आप स्प्रिंकलर अपने घर के लॉन के लिए भी यूज़ कर सकेंगे। इस तरह का इंशाल्लाह हम कोई ना कोई डिज़ाइन करेंगे। अगर आप लोग अगर आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरह का स्प्रिंकलर होता है या ड्रिप होती है तो यू कैन मेक इट योरसेल्फ अभी से ही इफ़ यू वांट टू। तो ये है कि अगर आप बनाएंगे तो ऑफ कोर्स आई विल बी हैप्पी कि आपको समझ आ गई है और आपने इसको परस्यू किया है और ये इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया है। और अगर नहीं बनाएंगे तो इट्स ओके, हम लोग जब स्कूल खुलेंगे तो फिर बना लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का क्या मतलब है, जहाँ पे अभी हमने बात की कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स हमने वाटर को वेस्टेज से बचाना है, उसको कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहते हैं। उसी तरह प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर क्या होगी कि हम लोग फूड को स्पॉइल होने से बचा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो है काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं। ह्यूमंस फ्रॉम एंशिएंट डेज फूड को प्रिजर्व करने की कोशिश करें कि थोड़ा
खाया, थोड़ा रख लिया, ठीक है। उसको प्रिजर्व करने के काफ़ी तरीके जो हैं लोगों ने निकाले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह हुई है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो उनमें से कुछ कॉमन मेथड्स जो हैं वो अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसमें है कैनिंग। हम फूड को क्या करते हैं, हीट करते हैं और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो है पेस्चराइज करके उसको वैक्यूम सील्स के वैक्यूम जार्स के अंदर सील कर देते हैं, ठीक है। कैनिंग जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन से फूड्स की कर सकते हैं, फ्रूट्स की कर सकते हैं, वेजिटेबल्स की कर सकते हैं, मीट्स की कर सकते हैं, सी फूड की कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की हम लोग कैनिंग कर सकते हैं। इवन आप लोग कैन फूड खाते भी होंगे। प्रिजर्व जो है बीन्स होते हैं, कॉर्न्स होते हैं, इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं। ये डिफरेंट फ्रूट्स को काट के जो है एक पानी के अंदर जो है कैन के अंदर डाला हुआ होता है, वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आपको थोड़ी देर के बाद उस प्रिजर्वेटिव का टेस्ट भी आता है। फ्रेश फ्रूट का तो खैर टेस्ट रह नहीं जाता है, उसमें सारा वो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उन्हीं का टेस्ट आ रहा होता है। बट ये है कि एक तरीका है जिससे जो है फूड को प्रिजर्व किया जाता है फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज़ भी कर देते हैं। आपके अम्मी अब्बू जो है जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट ख़रीद के लाते होंगे, वो क्या करते होंगे, धो के फ्रिज में रख देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, फ्रोज़न मटेरियल्स दे कैन बी यूज्ड मच लेटर। क्या आप उसको बार बार जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग फ्रीज़ करने के लिए कौन से लेते हैं चीज़ें ले सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हम लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स को कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को कर सकते हैं, मीट्स को कर सकते हैं, सी फूड को कर सकते हैं, नट्स को कर सकते हैं, ग्रेन्स को कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में मतलब ये मिल्क वगैरह हो गए, ठीक है, इनको कर सकते हैं। एग्स को कर सकते हैं, एग्स को भी हम लोग फ्रीज़ करके मतलब एग्स को आपने अगर यूज़ करना है तो ऑफकोर्स आपको फ्रिज में रखना पड़ता है। लेकिन जो है ये फूड्स जो हैं इनको आपको एटलीस्ट -18 सेल्सियस पे आप रखेंगे तो तब जाके आपका फूड जो है प्रिजर्व होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ड्राइंग भी किया जाता है। हम लोग फूड को ड्राई कर देते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसके अंदर से मॉइस्चर निकाल देते हैं। ये जो आपको ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, ये कैसे मिलते हैं, ये ड्राई किए हुए होते हैं। बादाम है, ठीक है, अखरोट है, इन सबको ड्राई करके बनाया जाता है, उनमें से मॉइस्चर निकाल दिया जाता है। और मॉइस्चर इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि फूड के अंदर जब मॉइस्चर होता है तो वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो जब आप उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसमें से मॉइस्चर निकाल देते हैं, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नहीं बन सकते, ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स जो है मैक्सिमम ये ड्राई किए जाते हैं। हम इसमें जो है फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मीट्स को, सी फूड को, ग्रेन्स को, लेग्यूम्स को, नट्स को जो है ड्राई कर सकते हैं और ड्राई करके फिर बाद में उनको यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा फर्मेंटिंग में क्या होता है कि हम लोग फूड को जो है उसमें जो है गुड बैक्टीरिया जो होता है, जो अच्छे वाला बैक्टीरिया होता है, उसको इनकरेज करते हैं कि वो ग्रो करे। और ग्रो करके हम उसको क्या करते हैं, उस फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। फर्मेंटेशन जो है हम लोग करते हैं, योगर्ट की मैक्सिमम कर रहे होते हैं, चीज़ की कर रहे होते हैं। इसके अलावा सॉसेजेस की करते हैं। मिल्क की मैक्सिमम जितनी चीज़ें होती है ना, वो हम लोग जो है ना इसको फर्मेंट करके ही बना रहे होते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो अच्छा वाला बैक्टीरिया होता है ना, जो यीस्ट होता है, जिसका हम यीस्ट कहते हैं, यीस्ट को हम अलाउ करते हैं कि वो फूड के अंदर ग्रो करे और ग्रो करके हमें एक अच्छा सा फूड प्रोडक्ट दे दें, ठीक है। इस तरह से हम उस फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा पिकलिंग होती है। पिकलिंग जैसे अचार वगैरह हैं, इनमें हम क्या कहते हैं, फूड को जो है एक सोल्यूशन के अंदर जो है वो सॉक कर देते हैं। सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर मस्टर्ड हो सकता है, सरसों के तेल के अंदर हम लोग उसको फूड को सोक कर सकते हैं। सॉल्ट और एसिड के अंदर कर सकते हैं। एसिड कौन सा चाहिए होगा आपको, या तो लेमन जूस होना चाहिए या विनेगर होना चाहिए। तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को पिकलिंग कर सकते हैं। वेजिटेबल्स मैक्सिमम अचार जो होता है वेजिटेबल्स का होता है ना, गाजर का होता है, लहसुन का होता है, मैंगो का होता है,
मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका अचार बन सकता है। सिर्फ आप आम का अचार ही बहुत ज़्यादा आप लोगों को सुना होगा, खाते भी शायद आप आम का अचार ही होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इवन कुकम्बर्स जो होते हैं, खीरे जो होते हैं, उनका भी अचार बनाया जाता है। ठीक है, तो और सिर्फ इसको वेनेगर के अंदर या लेमन जूस के अंदर सोक नहीं किया जाता है, बल्कि इसको मस्टर्ड के अंदर, सरसों के तेल के अंदर भी करते हैं आजकल तो। सिरके के अंदर भी हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आपने जिस भी चीज़ का अचार खाना है ना, वो उसके अंदर आप नमक होता है और एसिड होता है, उसके अंदर उसको सोक कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ मेन जो इंग्रेडिएंट होता है पिकल्स का, वो यही सॉल्ट और एसिड्स ही होते हैं। और एसिड कौन सा होता है, या तो वो वेनेगर होगा या तो लेमन जूस होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ड्राई सॉल्टिंग है। ड्राई सॉल्टिंग ये ओल्ड फैशन मेथड है, और इसके अंदर जो है ये एक ओल्ड फैशन मेथड था, जिसमें जो है जब कैनिंग नहीं होती होती थी प्रोडक्ट्स की, तो तब ये यूज़ किया जाता था। और इसमें सॉल्टिंग का मतलब यही होगा कि उसके ऊपर सॉल्ट लगा के रख देते हैं। ये मीट और फिशेस वगैरह होते हैं ना, इनके ऊपर सॉल्ट लगा के इवन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होते हैं, उनके ऊपर ये नमक लगा के तो रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो फूड जो है काफ़ी देर तक प्रिजर्व रहता है। ठीक है, इवन जब आप बाहर से भी फ्रूट या वेजिटेबल्स लेके आते हैं, तो आपको कहा जाता है पहले धोना है उसको और फिर खाना है। क्यों? या अभी तो आजकल केमिकल्स उसके ऊपर लगे होते हैं, पहले जो है लोग उसके ऊपर नमक लगा के रख देते थे, ताकि जो है वो जल्दी ख़राब ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट हमारे पास मेथड करिंग का। क्योरिंग में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, और इसमें प्रिजर्वेशन की जाती है, लेकिन एक स्पेशल टेक्निक के साथ की जाती है। ये सिमिलर होती है सॉल्ट, एसिड और नाइट्रेट्स का इसमें यूज़ किए जाते हैं। मीन्स मीट होता है, फ़िश होता है, इसके ऊपर ये केमिकल्स लगा के तो रख देते हैं, जिसमें कौन से केमिकल्स मेनली होते हैं, सॉल्ट होता है, एसिड होते हैं, और कुछ नाइट्रेट्स होते हैं, जो कि इनके ऊपर फ़िश और मीट के ऊपर लगा के रख दिए जाते हैं, और फिर जो है उनको खाने के टाइम पे निकाल के जो है फिर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दीज वर फ्यू मेथड्स विच आर यूज फॉर प्रिजर्विंग ऑफ फूड, सॉरी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इसके अलावा आप लोग को एक और नई चीज़ जो इसके अंदर समझने को मिलेगी, वो ये है कि ल्यूइस पैस्चर जो है सबसे पहला फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, जिसने ये फाइंड आउट किया था कि अगर हम फूड को, मिल्क को, या किसी भी प्रोडक्ट को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो उसमें से जो सारे जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं। तो दिस टेक्निक वाज नेम्ड एज पेस्चराइजेशन, एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर दिस साइंटिस्ट लुइस पैस्चर। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 157 के अंदर जो है डू यू नो पे लिखा हुआ है। ये नाम आप लोगों ने याद रखना है, लुइस पैस्चर। हाँ जी, तो ये नाम आपने लुइस पैस्चर जो है ये याद रखना है, और कि ही वाज द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हु फाइंड आउट कि फूड को अगर हम स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर हीट अप करते हैं, तो उसमें से जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो मर जाते हैं, एंड दैट फूड इज़ देन फ्री टू यूज़। फिर आप उसको आसानी से बगैर किसी ख़तरे के और बगैर किसी झिझक के खा सकते हैं कि अच्छा यार ये फूड जो है हीट अप हुआ है। तो इवन हम लोग फ्रिज से भी खाना निकालते हैं तो उसको गर्म करते हैं, क्योंकि फ्रिज एक तो ठंडा होता है खाना, और दूसरा ये कि अगर इन केस उस फूड के अंदर बैक्टीरिया थोड़ा सा भी ग्रो किया है, तो वो हीटिंग से क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन दिस टॉपिक, कि आप फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मेथड्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे पिकलिंग की हमने बात की है, तो इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम डाल सकते हैं। इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, वेनेगर, लेमन जूस होना चाहिए, और सॉल्ट होनी चाहिए। अच्छा, इक्विपमेंट आप क्या यूज़ करेंगे, क्लीन और ड्राई जार हो, लेकिन उसके ऊपर लिड भी होना चाहिए, या ना और खुला सिर्फ वो पड़ा हुआ। खुला होगा तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया जो है उसके अंदर ग्रो करेगा, वो ख़राब हो जाएगा सारा। ठीक है, आपने मेथड क्या इसके अंदर यूज़ करना है, आपने वेजिटेबल्स को आसानी से वॉश करके कट करना है, फिर उनको ड्राई करना है, फिर उनको आपने जार के अंदर डाल देना है। फिर उसके अंदर जार के अंदर डालने के बाद आपने उसके अंदर विनेगर डालना है,
और इतना विनेगर डालना है कि वेजिटेबल्स जो है उसके अंदर सोक हो जाएं। फिर आपने जो है उसके अंदर जार को सील कर देना है, एयर टाइट कर देना, और उसको 10 दिन तक किसी ड्राई प्लेस पे पड़ा रहने देना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मसाले भी डाल सकते हैं, इन केस आपको स्पाइसी किस्म का अचार चाहिए हो तो। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जब आपको नज़र आएगा कि वेजिटेबल्स डी कलर हो गए हैं और उनका जो टेस्ट है और फ्लेवर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इट मीन्स कि आपका जो अचार है वो रेडी हो गया है, एंड इट विल लास्ट फॉर मंथ्स, ठीक है। आपके वेजिटेबल्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जो है प्रिजर्व हो जाएंगे। इसके अलावा पेस्चराइजेशन है। पेस्चराइजेशन में आप लोग एप्पल का जैम बना सकते हैं, ऑरेंज का जूस है, तो उसके अंदर जो शुगर होगी वो होगी, ऑरेंज का जूस अगर आप लोगों ने बना के रखना है तो आपने उसके अंदर फिर शुगर डालनी होगी, और शुगर शुड बी 55%, एटलीस्ट उसके अंदर जो है ना 55% बाई वेट होनी चाहिए, मतलब ऑरेंज अलग होगा और शुगर अलग होगी। तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस मेकिंग, क्योंकि शुगर आई डोंट रिकमेंड ईटिंग शुगर। तो दिस वाज ऑल इन दिस टॉपिक, and now we are going to start a new topic which will be okay ji. So now we are going to discuss two topics, small two topics, stethoscope and sanitizer, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा, हम यूनिट पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो टेक्नोलॉजी में हमने वाटर का पढ़ लिया कि जी वाटर जो है हमें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या सीखा कि हम उसके लिए वाटर ड्रिप्स और वाटर क्या था, स्प्रिंकलर जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने फिर इसके बाद पढ़ा कि जी हम लोगों का फूड की प्रिजर्वेशन है, फूड जो ज़ाया होता है, फूड को प्रिजर्व करना होता है। इतना ज़्यादा खाना मतलब हम लोग सारा नहीं खा सकते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो रह जाता है आपका खाना, तो उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, या बहुत ज़्यादा अगर ग्रोथ हो गई है प्लांट्स की तो उस फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। टमाटर है, टमाटो केचप्स बना ली जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर के पिकल्स बन जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। इसके बाद हम लोग अब पढ़ रहे हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। स्टेथोस्कोप जी क्यों यूज़ किया जाता है? It is used by the doctors, and it is used by the doctors to hear the heartbeat of their patients. heartbeat से वो पता लगाते हैं कि पेशेंट की जो चेस्ट है उसमें कोई मसला तो नहीं है। कोई हार्ट बीट से आपकी जो है 50% प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर पता लगा लेते हैं, ठीक है। इफ़ इट्स रिलेटेड टू योर हार्ट, ठीक है। अगर हार्ट की कोई इशू है तो आप स्टेथोस्कोप के थ्रू पता लगा लेते हैं। अब स्टेथोस्कोप ज़रूरी नहीं है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाके ही ख़रीदें। हम लोग या आपने अगर ख़रीदना है तो फार्मेसी से जाके आपको ख़रीदना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे आपको पता चलेगा ये कैसे यूज़ होता है। इसको यूज़ करने के लिए आप सिंपल से आप अपने घर पे भी जो है स्टेथोस्कोप बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये 4-5 चीज़ें चाहिए होंगी। उसमें 2 स्मॉल फनल्स हैं, वो चाहिए होंगे आपको। इसके अलावा एक आपको प्लास्टिक की ट्यूब चाहिए होगी जो कि कलरलेस होनी चाहिए, ठीक है। आपको 2 मीडियम साइज़ बैलून्स चाहिए होंगे, एक आपको डक टेप चाहिए होगी, स्कॉच टेप जिसको आप कहते हैं, और आपको एक सीज़र चाहिए होगी। और इसको आप क्या करेंगे, जो आपके पास प्लास्टिक ट्यूब है उसके दोनों साइडों पे जो है आप फ़नल लेंगे। फ़नल के आगे आप लोगों ने जो है वो बैलून्स जो हैं वो लगा लेने हैं, और उसको डक टेप से आप लोगों ने जो है क्या कर लेना है, सिक्योर कर लेना है, एंड योर स्टेथोस्कोप इज़ रेडी। आप एक अपने कान पे लगाएंगे और एक जो है आप दूसरे बंदे के हार्ट के ऊपर लगाएंगे तो आपको उसकी हार्ट बीट सुनाई देगी, ठीक है। तो दिस इज़ द मेथड थ्रू विच यू कैन मेक योर ऑन स्टेथोस्कोप। इसके बाद हम आ जाते हैं जी सैनिटाइज़र पे। सैनिटाइज़र जो है हम लोग ये अभी हम लोगों को पता चला है सैनिटाइज़र्स के बारे में आफ्टर द
कमिंग ऑफ कोरोना वायरस, उसके बाद से लोगों ने सैनिटाइजर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिए हैं टू प्रिवेंट देमसेल्स फ्रॉम जर्म्स, टू प्रिवेंट देमसेल्स फ्रॉम कोरोना वायरस। अब वाटर और सोप से जर्म्स तो हट जाते हैं, बट उससे क्या होता है, लोगों की स्किन भी जो है थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन सैनिटाइज़र जो होता है ये जर्म्स तो आपकी स्किन में से किल कर देता है, लेकिन आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग एन एक्सपेंसिव सैनिटाइज़र फ्रॉम मार्केट, लोगों को पता चला है कि जो सैनिटाइज़र्स की डिमांड हाई हो गया, तो लोगों ने सैनिटाइज़र्स की प्राइजेस को भी हाई कर दिया है। तो यू कैन गो एंड मेक योर ओन सैनिटाइज़र एट होम। और उसके लिए सिर्फ आपको 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिसमें से एक जो है आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, और एक जो है आपके जो है जर्म्स जो हैं उनको किल करेगा, ठीक है। तो सैनिटाइज़र आप लोग कैसे बना सकते हैं? सो हाउ कैन वी मेक आवर ओन सैनिटाइज़र? हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड है? एक हमें चाहिए जी एथेनॉल चाहिए होगा। एथेनॉल की जगह पे आप लोग रबिंग अल्कोहल भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल चाहिए होगा, और एसेंशियल ऑयल ये ऑप्शनल होता है। अगर आप लोग को चाहिए कि आपका जो है सैनिटाइज़र अच्छा स्मेल करे, तो आप लोग एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपकी अपनी पसंद का हो, जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगती हो। अगर नहीं अगर आपको डालना तो इट्स ओके, आप लोग एसेंशियल ऑयल के बगैर भी अपना हैंड सैनिटाइज़र बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने रबिंग अल्कोहल या एथनॉल को जो है एक बाउल में लेना है। उसको आपने एलोवेरा के साथ क्या करना है, अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। उसके बाद उसके अंदर आप थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स, 5 to 10 ड्रॉप्स बहुत होंगे, आप उसके एसेंशियल ऑयल को डाल के फिर उसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लें। और उसके बाद एक बॉटल के अंदर जो है आप उसको पोर कर सकते हैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये हैंड सैनिटाइज़र इट्स रेडी, ठीक है। अच्छा, अब ये रबिंग अल्कोहल या एथेनॉल किस लिए यूज़ होता है, किस किस को पता है? या नहीं भी पता तो गूगल करें और कमेंट में जाके लिखें कि मैम एथेनॉल इसलिए यूज़ होता है। आई एम वेटिंग, जल्दी करें। इसके अलावा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि एलोवेरा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, एंड लास्ट में आप लोग ये भी बताएंगे कि एसेंशियल ऑयल ये सैनिटाइज़र में हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें आप मुझे बताएंगे, कमेंट डाउन करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस कि हम लोगों ने एथेनॉल किसके लिए यूज़ किया है, या रबिंग अल्कोहल अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो किस लिए यूज़ कर रहे हैं। कमेंट करें जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग, कमेंट कमेंट कमेंट। हाँ जी, लिख लिया सबने? तो एथेनॉल जो ही हम लोग यूज़ करेंगे फॉर किलिंग द जर्म्स। हम जर्म्स को अपने हैंड पे से किल करना चाह रहे हैं ना, तो हैंड्स को किल करने के लिए आप लोगों ने यूज़ किया है एथेनॉल को या रबिंग अल्कोहल को। एलोवेरा जेल आपने स्किन को अच्छा रखने के लिए यूज़ करना है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो जर्म्स वगैरह जो होते हैं। एलोवेरा का भी काम यही होता है कि वो जर्म्स की ग्रोथ को रिड्यूस करता है, प्लस वो आपके हाथों को नरम और मुलायम बनाता है, ठीक है। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एसेंशियल ऑयल हम लोग गुड स्मेल के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज आर द 3 थिंग्स। एथेनॉल इज़ यूज फॉर किलिंग द जर्म्स in your sanitizer, aloe vera is used to keep your skin good, and essential oil is used for एडिंग अ गुड स्मेल टू योर सैनिटाइज़र, राइट। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस किस बच्चे ने जो है जाके चेक करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि किस बच्चे को पता था कि एथेनॉल किस लिए यूज़ होता है, एलोवेरा किस लिए यूज़ होता है, और एसेंशियल ऑयल किस लिए यूज़ होता है। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट। अल्लाह हाफिज़।